सा रे गा मा पा धा नी सा। ये 7 सुर सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक तपस्या है। ये हमारे भारत के परंपराओं की पहचान है। ये एक साधना है जो सुबह रियाज से शुरू होता है और शाम को एक आलाप के साथ समाप्त। और जो कलाकार इन 7 सुरों को अपनी जिंदगी में बसा लेता है उसे कहते हैं असली गायक। गायक की कहानी उसके गीत में है और ऐसी ही कहानियां सुनाने आज हमारे साथ हैं भारत और जमशेदपुर के मशहूर संगीत कलाकार मिस्टर निरंजन मित्रा। नमस्ते सर, अ वार्म वेलकम टू टाउन पोस्ट पॉडकास्ट मास्टरमाइंड। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी है कि मुझे इस टाउन पोस्ट के इस पॉडकास्ट में आने का मौका मिला और मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया है। और मैं आपकी जो भी प्रश्न रहेंगे मैं कोशिश करूँगा उसको उत्तर देने का। और मुझे लगता है ये बहुत सुंदर एक इंटरव्यू होने वाला है हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी जो सुर की कहानी है बचपन से लेकर आज तक हम जरूर सुनेंगे और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर कौन है और हम इन्हें क्यों मास्टरमाइंड कहते हैं। आइए आपको बताती हूँ। श्री निरंजन मित्रा एक ऐसे नाम जिनकी तालीम घर से शुरू हुई और फिर देश के महान गुरुजनों के छत्र छाया में निखर कर एक अलग ही पहचान बना गई, जिन्होंने पंडित अजय चक्रवर्ती, पंडित हरिहरन जी, पंडित स्वपन चौधरी, पंडित विश्वमोहन भट्ट, पंडित दीपक महाराज और देश के कई महान संगीत आचार्यों के साथ सीखा, गाया और मंच साझा किया। उनकी आवाज की गूंज सिर्फ कोलकाता या झारखंड तक सीमित नहीं रही। शब बनारस के पवित्र मंच से लेकर भारत भवन भोपाल, ग्लोबल थिएटर फेस्टिवल, कटक महोत्सव और देश के अनेक राष्ट्रीय संगीत महोत्सवों तक उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का गौरव बढ़ाया। ये वही कलाकार है जिनको प्राइड ऑफ झारखंड, डोवरलेन म्यूजिक अवार्ड, ऑल इंडिया रेडियो बेस्ट सिंगर, संगीत शिरोमणि, संगीत भास्कर, जादू भट्टा सम्मान, वेस्ट बंगाल म्यूजिक अवार्ड और कई राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। एक ए हाई ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, एक शिक्षक, एक मेंटोर और आज की पीढ़ी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जोड़ने वाले एक संप्राप्त गुरु। लेकिन अवार्ड्स की अचीवमेंट से भी बढ़कर इनकी असली पहचान है विनम्रता, रियाज और सुरों का मेलजोल। सर, वंस अगेन आई वार्मली वेलकम यू। और चलिए जानते हैं सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा। गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु है हमारे माँ बाप, फिर है जो जिनके पास शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी ये जो परंपरा है, शिक्षा है संगीत की, आपके माता पिता से लेके आपके गुरुओं तक और आज आप गुरु हैं, ये जो आपकी जर्नी है आप मेरे व्यूअर्स को बताएं। जी जरूर। ऐसा है कि हम लोग जो भी गुरु शिष्य परंपरा में सीखते हैं, सबसे पहले जो हमारी संगीत है वो संगीत हमें विरासत में मिलती है अपने माता पिता से। मेरे जो माता पिता हैं श्री विप्लव मित्रा, श्रीमती अनुराधा मित्रा, इन दोनों को ही हमने बचपन से सुना है और इनसे ही हमने शुरू से मार्गदर्शन लिया। और घर पर क्योंकि संगीत का माहौल था इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही हमको बताया गया तालीम किस तरीके से दिया जाना है, कैसे स्वर साधना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, वो सारा मार्गदर्शन हमारे माता पिता से मिला। आगे चलकर हमें सबसे पहले श्रीमती प्रत्युषा चौधरी, जिनको लोग डॉक्टर प्रत्युषा चौधरी के नाम से जानते हैं और ये पंडित स्वपन चौधरी जी के वाइफ भी हैं, इनसे हमने पहले घरानादार गायकी का स्वाद चखा। बिल्कुल, उन्होंने हमें बताया कि घराने से गाने को कैसे हम एक घराना को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो सीखा। फिर आगे चल करके जब मैं कलकत्ते पहुंचा तो वहाँ मेरा शिक्षा हुआ पंडित अजय चक्रवर्ती के पास। तो इनके सानिध्य में मुझे पतियाला घराना कैसे चलता है आगे, उसका कैसे गायन होता है, वो भी सारा मुझे मिला।
और मैं वहाँ उनके पास पहुंचा इस तरीके से कि मेरी चयन हुई संगीत रिसर्च एकेडमी में एज अ स्कॉलर। तो वहाँ उन्होंने मुझे सुनने के बाद सिलेक्ट किया कि मैं इसे सिखाऊंगा, तो उनसे मेरी शिक्षा शुरू हुई। फिर आगे चल करके जब मैं कॉलेज में पढ़ा और फिर जब सारा ये नौकरी चाकरी मैंने किया, फिर जब मैं असल में संगीत की सेवा में लगा स्कूल में, मैं एक डीएवी पब्लिक स्कूल में हूँ, इसमें मैं जब संगीत की सेवा में जब मैं लगा, तब मेरी मुलाकात मेरे एक गुरु श्री अरूप बनर्जी से हुई, जिन्होंने मुझे संगीत की बहुत सारी बारीकियां बताई। और श्रीमती अनुरूपा बागची मेरी मौसी भी हैं, उनसे भी मैंने बारीकियां सीखी। प्रोफेसर डीएन सिंह, उनसे भी हमने संगीत के बारे में शिक्षा ली। तो ऐसे ही लोगों से जुड़ते चले गए हम, और उनसे हमने संगीत की बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपने बचपन में पढ़ाई के साथ अपने संगीत को कैसे बैलेंस आउट किया, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं कर पाते। वो जाते तो है बहुत सारे फील्ड्स में, लेकिन किसी एक को फील्ड को चुनकर उसे अपनी जिंदगी बनाना, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना, ये आपने कैसे किया? जी बिल्कुल, देखिए ऐसी है कि हम लोग ये चीज मानते हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, इंसान 10 साल 12 साल की उम्र तक तो जैसे माता पिता का मार्गदर्शन रहता है या गुरु का मार्गदर्शन रहता है वैसे ही चलता है जी। तो हमें उस समय तो बहुत कष्ट होता था कि सवेरे उठा दिया जाना, रियाज में लग जाना और रियाज में लगा देना। और दूसरा बात है कि जिस समय बाकी लोग खेल रहे होते थे शाम को, हमें थोड़ा जल्दी बुला लिया जाता था और फिर मुझे संगीत में लगा दिया जाता था। तो उस समय इसकी कीमत हमें नहीं समझ में आती थी, लेकिन बाद में जब है इसका कीमत हमें समझ में आता है। और दूसरा ये भी है कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है सही मार्गदर्शन सही समय पर अगर मिले तो उसका बहुत सारा लाभ हमें मिल सकता है जिंदगी में, ये है। और क्योंकि जैसे आज मैं एक शिक्षक भी हूँ, संगीत का शिक्षक हूँ, तो हम इसको टेक्निकली भी देखते हैं, बहुत सारा चीज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं, जिसमें हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि एक बंदे का, एक इंसान का जो वॉइस का क्वालिटी है वो बनता है 12 से 14 साल उम्र तक बस। बिल्कुल। तो जो एडोलेसेंट हिट करने से पहले बिल्कुल। तो उसी समय में जो रियाज करवाना है, अगर सही गुरु है और सही मार्गदर्शक है तो वो सब करवाएगा। उसके बाद जब वॉइस तो यूजुअली जेंट्स का मतलब वॉइस का चेंज होता है, तो चेंज होने के बाद वो सारी हरकतें करने की क्षमता गले में वो बॉयज के पास रह जाता है, जिसको उसने पहले 12 साल या 14 साल रियाज किया। बिल्कुल यही बात है। सर, अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि 10 से 12 या 10 से 14 साल की उम्र में, तो ये हो जाता है कि बचपन जहाँ हम मैच्योरिटी धीरे धीरे एक पसंद नापसंद इंसान में आ जाती है। लेकिन आज की पीढ़ी में हम देखते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक से वो डरते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत एक हार्ड रियाज है, मैं हार्ड शब्द यूज करूंगी कि सब उसको कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल। क्या वाकई में क्लासिकल म्यूजिक इतना हार्ड है? असल में इस चीज को हमारे पूज्य गुरुजी पंडित अजय चक्रवर्ती जी बहुत बार बोलते भी हैं, आपने कई रील्स उनका देखा भी होगा, कई जगह हमने भी उनके साथ स्टेज पर साझा करते हुए कार्यक्रमों में उनको, जैसे वर्कशॉप या वगैरह होता है, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए हम लोगों को ये बताया गया, कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस चीज को आप जिस ढंग से लोगों के सामने परोसिएगा वो उसी ढंग से एक्सेप्टेड होगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ, जो हमारे गुरुजी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, कि जो संगीत शिक्षक हैं उनका सबसे पहले ये डिसाइड करना उनको जरूरी है कि किस तरीके से, जैसे हम लोग शिक्षण करने के लिए स्कूल में जाते हैं तो एक हमारा पास एक टोटल एक आज क्लास में क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, सिलेबस है, लेसन प्लान।
हर एक संगीत शिक्षक के पास एक लेसन प्लान होना चाहिए जी। और दूसरा ये है कि उनके पास जो भी बच्चियां या बच्चे आए सीखने के लिए उनका क्षमता अनुसार आपको बहुत ही समझ करके उनके क्षमता अनुसार आपको उनको टास्क देना है। ऐसा भी कुछ टास्क नहीं देना है कि जिसको वो उसे लगने लगे कि ये बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, जिससे वो डर पैदा। बिल्कुल। और जैसे सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात हम लोग ये चीज मानते हैं कि जैसे हम लोग कभी भी कोई कड़वा चीज खाते समय हमें हमारी माताएं या फिर हमारे बड़े जो है उसके साथ में कुछ चटपटा सा भी दे दिया करते हैं, परोस देते हैं, बच्चा खाए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि इसके लालच में बच्चा उसको भी थोड़ा सा खा ले। तो उसी तरीके से एक शिक्षक का, एक संगीत शिक्षक का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि दोनों ही पहलू को रखते हुए उसे रियाज का चीज भी समझाना है, साथ में कुछ चटपटा सा चीज भी उसे बताना है जो उसे आकर्षक लगे। बिल्कुल आकर्षक लगे, ये होना चाहिए। सर मैं जानना चाहूंगी कि ये आकर्षण की जब बात आई तो मेरे ध्यान में एक सवाल आ रहा है कि आजकल के बच्चे आकर्षित हो रहे हैं रैप म्यूजिक, बिल्कुल, इंग्लिश म्यूजिक, हॉलीवुड म्यूजिक, बीटफुल बेस, जहाँ पे बेस ज्यादा है, ना ही वो लिरिक्स पे ध्यान देते हैं। हालांकि हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी ऐसे लिरिक्स आ रहे हैं जो परोसा नहीं जा सकता, बिल्कुल, नहीं जा सकता, बट ट्रेंड के नाम पे वो चल रहा है। तो उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो ये बात है कि शिक्षक का जैसे कोई सा भी विषय हो जी, उस विषय पर शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि अपने छात्र छात्राओं को इस काबिल बना दे कि वो इस चीज को समझ सके कि ये सही है, ये गलत है। जी, जी, to choose the right path. Exactly. तो उनमें उस चीज का they should be given the choice and at the same time the teacher must give the students a taste of this is bad and this is good. And with proper logic, if a teacher can explain that why it is not to be accepted and why this has to be accepted, what benefit it is going to give you and what disadvantage this thing is going to give you, इस चीज का डिफरेंशिएशन अगर बच्चों के सामने हम परोस सके सही ढंग से, तो बच्चे आगे चल करके बहुत अच्छे ढंग से डिसाइड कर पाएंगे। बिल्कुल, ये जरूर होता है क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि अगर आप उन्हें ना कहो तो वो जरूर उसे करने की कोशिश करते हैं। तो ना के साथ अगर आप उसको उसके तरीके से एक लॉजिक भी आप उसे दें तो डेफिनेटली वो जरूर समझ पाए। बिल्कुल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे समझ लीजिए आधा से ज्यादा लोगों को, बहुत से कम लोगों को, जो लोग नॉर्मल म्यूजिक सुनते हैं, जो लोग नॉर्मल जो फिल्म सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, रैप्स, व्हाटएवर जो भी सुनते हैं, उनको शास्त्रीय संगीत का राग से, उसके मूर्छना से, तान से, सरगम से उनको कोई मतलब ही नहीं। सीधी सी बात, यही मेरा सवाल है। तो मेन चीज यही है, उनको एक ही चीज से मतलब है कि जिस गाने का ट्यून हमारे दिल को छूता है, वही गाना अच्छा है। सीधी सी बात। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि मैं एक सब्जेक्ट का रेफरेंस जरूर दूंगा, इसमें हम लोग देते हैं एग्जांपल्स पे, कि गजल एक सब्जेक्ट ऐसा है लोग बहुत सुनते हैं, बखूबी बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो गजल को बहुत अच्छे ढंग से पॉपुलराइज किया जगजीत सिंह जी। इसका मेन कारण यही है कि गजल उससे पहले भी गाया जाता रहा है। बेगम अख्तर जी से गाया गया, रोशन आरा बेगम जी ने गाया, अच्छे अच्छे कलाकारों ने गाया, मेहदी हसन खान साहब ने गाया, गुलाम अली जी गा रहे हैं। तो अब जैसे जगजीत सिंह जी ने जो एफर्ट लगाया वो ये कि हमें गजल को लोगों के सामने बिल्कुल सिंपल ट्यून्स में प्रेजेंट करना है और उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्यून्स ना हो और वर्ड्स, लिरिक्स लोगों को आराम से समझ में आए, जो भाव और जो रस है वो लोगों तक पहुंचे। तो इससे क्या हुआ
कि उनको उनका एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा 200 टाइम्स हो गया। ज्यादा। हालांकि अगर हम जब क्वालिटी वाइज डिसाइड करते हैं, लोग बहुत डिसाइड करने वाले हैं जो क्लासिकल बैकग्राउंड वाले या फिर लिरिकल वैल्यू डालने वाले, वो कहेंगे जगजीत के गाने में लिरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं, उनके गाने में क्लासिकल का उतना हरकत नहीं। लेकिन वो ऐसा एक गाना है जिसको एक ऑटो वाला भी गुनगुना रहा है, बिल्कुल, जिसको एक कोई ड्राइवर भी गुनगुना सकता है, जिसको अगर एक आप 2 लाइन गुनगुना, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। एक उनका गाना है, तुम चले जाओ तो हम सोचेंगे, तुम चले जाओ तो हम सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी तुम घना साया, तुमको देखा तो ये जितना सिंपल ट्यून है उतना ही सिंपल लिरिक्स है एंड सो मच अट्रैक्टिव कि लोगों को ये पसंद आना ही आना। बिल्कुल सर, नो डाउट इन दैट। मैं खुद गुनगुनाने लगी, मेरे खुद गूज़बम्प्स आ गए। आपने इतने सुंदर तरीके से हमें समझाया और पेश किया, थैंक यू सो मच सर। मैंने भी बचपन में गाना सीखा है, मैं बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मोस्टली हमारे में जो कल्चर होती है कि बच्चे को हर फील्ड में डाल देते हैं, फिर आप उसमें से चुन लीजिए, तो गाना भी मैंने सीखा है। मुझे याद है सर, मेरा जो मेरी जो टीचर थी, गुरु थी, वो मेरा स्केल जब सेट कर रही थी तो उन्हें काफी तकलीफ होती थी क्योंकि कभी ऊपर कभी नीचे। तो मेरे पापा कहते थे कि बेटा अभी क्योंकि तुम छोटी हो, जैसे कि आपने कहा कि अभी तुम्हारा गला पक्का नहीं हुआ है, तो वो ऊपर नीचे होता है। तो मैं चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स को और जो संगीत से जुड़ते हैं, आप उन्हें स्केल्स के बारे में बताइए, और अगर कुछ गुनगुना के भी आप सुना दे अलग स्केल्स में तो बिल्कुल बहुत मजा आएगा। हम लोग जब स्केल की बात करते हैं, स्केल जो है वो हम लोग कहते हैं एक सप्तक को एक स्केल के रूप में हम मानते हैं, जिसमें एक सरगम से सा रे गा मा पा धा नी सा हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि यूजुअली जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि जो गर्ल्स का स्केल है, फीमेल्स का स्केल बी फ्लैट होता है। बी फ्लैट का मतलब है कि सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये जो स्केल है ये फीमेल्स का होता है। अब जब हम लोग जेंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो उनका स्केल या तो सी नेचुरल होता है या सी शार्प होता है। तो ये सी शार्प या सी नेचुरल क्या है? बेसिकली जब हम लोग किसी भी हारमोनियम के रीड बोर्ड पर आंख रखते हैं, देखते हैं हम लोग रीड बोर्ड को, तो उसमें हमें दिखाई देती है 2 ब्लैक कीज है, 3 ब्लैक कीज है। तो द लास्ट की ऑफ द 3 ब्लैक कीज इसको कहते हैं बी फ्लैट, एंड द फर्स्ट की ऑफ द 2 ब्लैक कीज इसे कहा जाता है सी शार्प। तो अब जब सी शार्प से हम गाते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो है, अब बहुत सारा एक लोगों में एक क्वेश्चंस रहता है कि हम अपने स्केल की निर्धारण कैसे करें। जो गुरुओं के पास या संगीत शिक्षकों के पास आकर के पूछते हैं, सर हमारा स्केल क्या है, आप जरा हमें बताएं। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट उनके साथ यही करते हैं कि उनसे ये जो सा रे गा मा पा, जितना हम ऊपर चढ़े पा मा गा रे सा नी धा पा, लोअर में भी उतना ही आए पंचम तक। अब जब हम लोग ये देखते हैं कि इस सिंगर का जो भी स्केल ये जिसमें गा रहे हैं उसमें मंद्र सप्तक का पंचम से लेकर के तार सप्तक के पंचम तक वो जा सकता है, वही उसका स्केल उन समय के लिए निर्धारित होता है। स्केल शिफ्ट होता है किसी भी सिंगर में,
ये मान्यता वाली बात है, क्योंकि जब कोई बंदा रियाज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वोकल कॉर्ड्स आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर एक्सरसाइज्ड and they are going to become more and more flexible, and also vocal cords are going to stretch. So obviously जिस स्केल से हम सुखविंदर सिंह जी को गाते सुनते हैं या राहत फतेह अली खान साहब को गाते सुनते हैं, उसी स्केल से हम सोनू निगम को नहीं सुन सकते या शान भाई को नहीं सुन सकते। इसका कारण ही यही है कि उनका अपना जो स्केल है, उन्होंने रियाज किया है, उसी स्केल में वो डिफाइंड। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने गा के भी सुनाया, आई थिंक ये हम पिच, जिसे हम पिच कहते हैं, कि एक लड़कियों के पिच में और एक लड़के के पिच में जो डिफरेंस होता है, एंड जो आपने सप्तक की बात की कि एक से दूसरे तक जो आप गा सके उस लेवल पे। एंड वैसे भी होता है, जैसे हम टीवी शो पे भी देखते हैं कि जो लो सॉन्ग्स, इमोशनल सॉन्ग्स है, वो बहुत लो पे गाया जाता है। जैसे ही हम कोई गजल गाते हैं, जब हम एकदम ऊपर वाले रेंज में जाते हैं, तो तब उसकी स्केल अलग होती है। थैंक यू सो मच सर। सर, इन कुछ मिनटों की बातचीत में मैं आपकी इतनी बड़ी फैन बन चुकी हूँ। मैं हूँ ऑलरेडी आपकी फैन, बट मैं जानना चाहूंगी कि आपका कोई ऐसा फैन मोमेंट जब आप गाए हो और आपको आके किसी ने तारीफ की, या वाइस वर्सा आप अपने किसी फैन से मिले हो या किसी आर्टिस्ट से मिले और आपको काम करने का मौका मिला। ऐसी कोई 2 स्टोरीज अगर आप मेरे व्यूअर्स को सुनाओ। बिल्कुल। मैं आपको ये हमारे लिए एक ड्रीम कम ट्रू जैसा ही था कि जब हम श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में गाने के लिए गए, वहाँ उस समय हमारे साथ आज की बहुत मशहूर कलाकारा जो है शिल्पा राव भी थी जी, हमारे जमशेदपुर से है वो, शिल्पा राव है, तो हमारी छोटी बहन जैसी ही है। तो हम लोग एक कंपटीशन में गए थे, वहाँ बहुत ही एक बड़े ऑर्गेनाइजर्स और एक कंपोजर और एक बहुत अच्छे कलाकार भी खुद है, आनंदराज आनंद जी, तो उन्होंने हमें एक अवार्ड भी दिया। और उसमें हरीश झिंगानी जी भी थे बम्बई के। और क्योंकि मैं आनंदराज आनंद जी का बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ, बहुत अच्छा कंपोजर हैं और बहुत अच्छे म्यूजिक भी उन्होंने बनाए हैं, तो उन्होंने आकर के मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपका गाना हमें बहुत अच्छा लगा नीलांजन। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था कि हाँ, अचीवमेंट था बिल्कुल। और आपने जो दूसरा कहा है कि मेरे लिए एक बहुत मेरे क्लासिकल म्यूजिक के जर्नी में, लाइफ में मेरा एक उपलब्धि ही हम कहेंगे कि मुझे पंडित जसराज जी से उनसे आशीर्वाद मिला और वो एक अवार्ड उन्होंने मुझे दिया। और मुझे बहुत खुशी इस बात की थी, उस समय हम जमशेदपुर के ही टेल्को में रहते थे और वहाँ मंगल ध्वनि एक कार्यक्रम हुआ करता था, बिल्कुल सबुज कल्याण संघ में। तो जसराज जी का, पंडित जसराज जी का गाना हमारे गाने के बाद ही था, तो उन्होंने साइड विंग्स में बैठ करके मेरा गाना भी सुना और मुझे बहुत आशीर्वाद भी दिया और मुझे अवार्ड भी दिया। तो ये मेरे लिए जीवन का बड़ा उपलब्धि रहा है। तो आपने वो कौन सा गाना गाया था जो सुन के उन्होंने तारीफ की थी, अगर आप तो वो एक हालांकि उसमें तो क्लासिकल भी हम गाए थे और राग के बाद एक भजन जो उनको बहुत अच्छा लगा था, वही मैं भजन आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। प्रभु मैं के तू दीवानी
मेरा प्रभु मैं भुला तेरी। गुरु के गुलाम, गुरु ही हमारे ब्रह्मा है, गुरु ही बिल्कुल। हमारे विष्णु है, गुरु ही हमारे महेश्वर है, और साक्षात सरस्वती बसती है। उनका आशीर्वाद है सर आप पे। आप ऐसे ही गाते जाए, सिखाते जाए। बहुत अच्छा लगा सर। अब मैं जानना चाहूंगी आपसे, ये मेरा खुद का भी एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी कथक डांस सीखी हूँ, और मैंने अपने गुरु के पास जाके बकायदा उनके सामने घुंघरू बांध के सीखा है। पर आजकल बच्चे कोविड के बाद से मोस्टली हम देखते हैं कि वो ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे ऐसे ही हारमोनियम में गुरु सिखा रहे हैं, और वो बिना तानपुरा, बिना सितार, बिना किसी नगमे के, बिना किसी तबले के, बिना किसी पखावज के जो संगत होती है उसके बिना वो गायकी सीख रहे हैं। तो क्या ये सही है? देखें, पहली बात तो हम यही कहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गुरु के सामने बैठ करके सीना बसीना जो गाना बजाना होता है जी। उसका कोई जोड़ नहीं, पहली बात। दूसरा है कि ऑनलाइन क्लासेस कभी भी उसका बराबरी नहीं कर सकता, पहली तुलना बात नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन में आपके जो भी गाना आप सीख रहे हैं वो हम कहते हैं उसे, हम लोग जो लोग संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग कहते हैं ये बड़ा मैकेनिकल गाना बजाना हो जाता है। मैकेनिकल, बिल्कुल करेक्ट वर्ड। क्योंकि उसका कारण ये है कि जो फीलिंग्स है, जो किसी शब्द का भाव है, उस चीज को गुरु जब सामने बैठा करके सिखाता है तो उसके पास ये अवसर रहता है कि वो बता भी सकता है कि इस भाव को आप इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं। जबकि ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत ये है कि एक तो सबसे पहली बात है कि आप थ्रू अ मीडिया, सोशल मीडिया में आप उसको जा रहे हैं उसको सीखने। दूसरी बात है देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, एक टाइम का रेस्ट्रिक्शन होता है कि इतनी देर में हमें क्लासेस को कंप्लीट करना है। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी है वो ये है कि इंडिविजुअली स्टूडेंट्स पर हम ध्यान नहीं दे सकते। दूसरा, किसी का भी कोई किसी भी संगीत के शिक्षण के समय में कोई सवाल है या क्वेश्चन है या क्वेरी है, उसको जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे भी पूछ नहीं पाते, बिल्कुल, क्योंकि वो उनका वो पर्सनल कनेक्शन ही नहीं बना है। हाँ, क्योंकि वो अपने अपने घरों से बैठ के ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस। बिल्कुल। और संगीत में हम जिस चीज को मानते हैं वो ये है, चाहे वो शिक्षा हो, संगीत का, नृत्य का, तबला वादन, पखावज वादन, कोई भी चीज का, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो, भजन, गजल, कुछ भी है, उसमें गुरु के पास सामने बैठ करके जा करके सीखने की जो महत्ता है वो कभी कम नहीं हो सकती। वो बराबर ही बाकी चीजों से आगे ही रहेंगे। दूसरा कि जब हम संगीत को लोगों के सामने बैठ करके, जब हम गुरु के सामने बैठ करके सीखते हैं तो उसमें गुरु हमें सुधार भी सकते हैं जी। लेकिन ये रहता है जब हम ऑन मीडिया सीख रहे होते हैं 10 लोगों के सामने, तब गुरु के मन में भी ये हिचक रहता है कि क्या इसको टोक दूं या इसे सुधार दूं, तो वो बिल्कुल छूट जाता है, बिल्कुल छूट जाता है। और शायद एक जो रिश्ता होता है वो भी हम नहीं बन पाता, क्योंकि जो ऑरा क्रिएट होता है कि आज गुरुजी सामने बैठे, आज गुरुजी ने ये कपड़े पहने, आज गुरुजी का मूड अच्छा है नहीं है, उसको समझते हुए जो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, वो मुझे लगता है कि वो जो एक जो बोलते हैं ना कि माता पिता के बाद गुरु की जगह होती है, वो गुरु की जगह अगर हम साक्षात उनको सामने ना छू पाए, देख पाए, उनके पैर ना छू पाए, जो हम सबसे पहले आके पैर छूते हैं, उनको नमन करते हैं, तो वो रिश्ता ही नहीं बनता। तो आगे का तो फिर
ज्ञान आदान प्रदान करना हो तो बहुत एकदम सही बात, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। सर अब हम जानेंगे रागों के बारे में। बिल्कुल। ठीक है, लोग राग सुनते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई एक वीडियो किसी ने डाल दिया। ऐसे अभी बहुत गुरु हैं जो राग के बारे में एक राग में अलग अलग गीत सुना देते हैं। तो जैसे मैं जानती हूँ यमन है, हमारे कथक नृत्य में भी इस्तेमाल होता है, भैरव है, मालकोश है, मेघ मल्हार है, ध्रुपद है, दादरा है। तो सर कोई 5 आपके फेवरेट राग, 2-2 लाइन आप गुनगुनाएं और ये भी बताएं कि हर राग की जो खूबसूरती है, एक जो डेफिनेशन है कि किस समय गाया जाता है, बिल्कुल, क्यों गाया जाता है, अगर आप बताएं। तो जब रागों की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले प्रातः समय का राग से शुरू करेंगे और मॉर्निंग आवर्स। बिल्कुल। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहले भैरव है, टोड़ी है, ये सारा राग जो है मॉर्निंग आवर्स का है। तो इसमें जो स्वर यूज होते हैं वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हमने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बात करी, उसमें हमको ये भी देखना है कि जब हम राग को गा रहे होते हैं तो उसमें जो स्वर लग रहे हैं उस राग का उस समय के अनुसार उस स्वर का प्रयोग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम तो जब हम राग टोड़ी का बात करें, बहुत प्यारा राग है। सा रे गा मा गा पा मा गा गा सा। तो इस राग में हम एक चीज देख रहे हैं कि जब हम इस राग को गा रहे हैं, राग को गाते समय हमको ये समझ में आ रहा है कि जो स्वर इसमें लगने वाले स्वर हैं वो सारे स्वर बड़े धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सवेरे के समय का जो आलसीपन होता है वो इस राग में झलकता है। सरे गा मा गा मा गा मा गा दे सा, सरे गा मा गा मा गा नी दा मा गा दे सा दे सा। अब मोरी नैया पार करो दे हजरत निजामुद्दीन और अब मोरी पार करोगे। अब जैसे हम दिन का समय बढ़ता है आगे, तो अब जैसे दोपहर का समय होता है तो हम एक राग लेते हैं भीम पलाशी। भीम पलाशी जो है ये बहुत ही मनमोहक राग है। इसको लोग बहुत पसंद भी करते हैं और इसको गाते समय इसको साधारणतः दोपहर के समय गाया जाता है। ने सा गा मा पा नी सा सा नी दा पा मा गा नी सा मा गा नी सा जा जा अपने मंतर मा जा जा अपनी मंतर मा सुन पावेगी सास नदिया जाने जाने अपनी मंतर मा जाने जाने अपनी मंतर मा। ये बहुत अट्रैक्टिव राग है। हाँ, और दोपहर का राग में इसको भीम पलाशी बड़ा ही अच्छा राग है। अब जैसे ही शाम ढलने लगता है, शाम का समय का राग है, यमन लेते हैं हम। यमन बहुत ही अच्छा राग है।
गा रे गा रे सा रे गा मा गा मा गा रे गा मा गा रे गा रे गा रे सा सखिया सखिया सखी कल ना पड़त मोती घड़ी पल अब यमन राग है, ये शाम का बहुत ही अट्रैक्टिव राग माना गया है और इसमें 1000 गजलें हैं, भजन हैं, बहुत सारे। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे ही रात और थोड़ा सा गहराता है तो हम दरबारी राग लेते हैं, राग दरबारी जो है। और दरबारी राग में और दरबारी राग जो राग है इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपोजिशंस बने हैं। सा रे सा रे गा रे गा मा गा सा। अब इसमें एक बात मैं आपको कहता हूं कि जैसे राग दरबारी इतना भारी राग है और इसको लोग गाते समय बड़े मन से सुनते हैं, बड़े चाव से सुनते हैं। इसी राग को बहुत सुंदर ढंग से प्रेजेंट किया है हमारे गुलाम अली जी ने। तो उनका एक गाना है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं तो इस राग में उन्होंने सरगम भी किया है, दरबारी को एस्टैब्लिश भी किया। और दरबारी के बाद और जैसे राग हम आगे बढ़ते हैं तो एक राग है मालकौंस, जो बहुत ही प्रसिद्ध राग है। सा गा मा गा गा मा गा गा नी सा सा नी गा मा गा सा रे सा धा रे सा गा मा गा सा सा गा मा गा नी गा मा गा मा गा सा। तो इस राग पे हम लोग जब गाते हैं मोड़ मोड़ से ऐसो छवि चले पथ संगत मोड़ मोड़ से। तो ये जो राग है ये बड़ा प्यारा है हमें। और लास्ट में एक राग जिसको हम लोग कहते हैं सदा सुहागन राग, वो है भैरवी। तो भैरवी ऐसा राग है जिसको सभी लोग बहुत चाव से सुनते हैं और भैरवी का एक अपना रूप बहुत सुंदर है। अज खुल के दवा नमारो लगत करे जवान
तुम्ही मैं दुहाई काही चतुर बनत ठिठोली करत हरित फुल के नमानु लगत लगी जरमा। तो इन रागों का फिल्म में भी यूज हुआ है और बहुत ही मशहूर कलाकार मन्ना डे जी ने बहुत खूब गाया है, सभी लोग पसंद करते हैं। तो ये कुछ रागे हैं जो हम लोग पसंद करते हैं और मुझे बहुत अजीज है। सर, आपने मेरे पूरे स्टूडियो की जो वातावरण है, मैं कुछ और शब्द कह के इसे खराब नहीं करना चाहूँगी, पर राग, उसकी खूबसूरती और कैसे वो प्रातः काल से रात तक की जो सफर है और वो कैसे बढ़ती है, उसका जो एक एसेंस होता है वो कैसे बिखरता है, सर ने बखूबी समझाया है। और मुझे आशा है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। तो मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे संगीत में सर बहुत डाइवर्जन्स है, जैसे हम रविंद्र संगीत है, नजरुल संगीत है, श्यामा संगीत है, भजन है, ठुमरी है, तराना है, गजल है, ख्याल है। शायद ये लिस्ट, मतलब जितना मुझे याद है मैं बोल रही हूँ। इनमें से आप कोई 5 बिल्कुल जो आपके दिल के बहुत करीब हो, और मैं चाहूंगी कि आप ऐसे गाने चुनें जो बहुत कॉमन है, लोगों ने सुना है लेकिन उनको पता नहीं है कि ये क्लासिकल म्यूजिक में आता है। क्यों? क्योंकि ये किसी बॉलीवुड डायरेक्टर ने या प्लेबैक सिंगर ने या कंपोजर ने इसे इस्तेमाल किया है, जिसमें कभी वो डेफिनेशन वो लोगों तक पहुंचाना कि कितनी पुरानी परंपरा चलती आई है। तो ऐसे 5 गाने आप सिलेक्ट कीजिए जो व्यूअर्स इजीली कनेक्ट कर पाए। अभी जैसे हमने अभी संगीत की अलग अलग दिशाओं के बारे में बात करी, और जैसे हम संगीत का अलग अलग डाइवर्सिफिकेशंस को भी देखते हैं, गजल है, भजन है और गीत भी है, साथ में ठुमरी है, टप्पा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसको लोगों ने पहले यूज किया है म्यूजिक इंडस्ट्री में और उसको लोगों ने पसंद भी किया है। जैसे ठुमरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मन के भाव को हम बताते हैं, और इसमें एक गाना है जैसे फिल्म है जब वी मेट, उसमें उस्ताद राशिद खान साहब ने इसको गाया है। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के 2 दिन ऐसे ये आओगे जब तुम साजना, अंगना तो ये बेसिकली जो है एक राग है जिसे हम माज खमाज कहते हैं, उस पर आधारित ये गाना है ना। और एक बहुत पुराना गाना मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पुराने लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। कैसे दिन बीते, कैसे बीते रतिया, पिया जाने ना, कैसे दिन बीते, कैसे बीते रतिया, पिया जाने ना। ये पुराने चित्रपट संगीत में यूज किया गया है और इसको पहले के जो म्यूजिक कंपोजर्स रहे उन्होंने इसको यूज भी किया और बहुत अच्छे ढंग से। और एक हम गजल की ओर अब बढ़े। अगर गजल देखें तो गजल का बहुत सारा रूप हमको सामने मिलता है। जो सबसे अनोखा मुझे लगता है वो है हमारे जगजीत सिंह जी, और उन्होंने चित्रपट संगीत में अच्छे अच्छे गजलों को दिया है। गजलों को तुमको देखा
तो ये जिंदगी तुम ना साया तुमको देखा तो ये तुम चले जाओ तो हम सोचेंगे तुम चले जाओ तो हम सोचेंगे हम क्या हो हम क्या पाए जिंदगी तुम घना साया तुमको देखा तो ये तो ये रही गजल की बात। अब जब हम भजन का कहते हैं तो भजन में हमारे अनुज जलोटा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर भजन जिसको लोगों ने पसंद भी किया वो है ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी हो गागी लगी महलों मन के जोगन चली मेरा रानी दीवानी कहानी लगी ऐसी लागी लगी मेरा मन। तो ये रहा भजन। और इसके अलावा जैसे अगर हम चित्रपट संगीत में सीधे घुसते हैं तो इसमें साउथ इंडियन मूवीज के बहुत सारे सॉन्ग्स का इफेक्ट हमारे बॉम्बे इंडस्ट्रीज में भी आया है। उसमें एक गाना है मेरा बहुत अजीज है, हरिहरन जी ने गाया है रोजा जाने मन तू ही मेरा तुझ बिन कैसे नैना दिल से न जाती यादें तुम्हारी कैसे तुम बिन जीना। तो ये सारे जो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन है संगीत के, इससे हम समझते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है या हिंदुस्तानी संगीत है ये बहुत समृद्ध है। और इसको लोग अगर सीखें, लोग जानें, और मेरे ख्याल से बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए हमें उस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना होगा, परोसना होगा, तब लोग उसको समझेंगे, जानेंगे। इसको जितना कठिन बना करके हम लोगों के सामने देंगे वो घबरा जाएंगे। और यही कारण है कि लोग क्लासिकल म्यूजिक सुनने पर टीवी ऑफ कर देते हैं। लेकिन अब जब चित्रपट संगीत में सारा का सारा शास्त्रीय संगीत का ही बेस पर बना हुआ है तो क्यों ना हम इसे और सहज ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करें, लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। मेरे ख्याल से मैं अपना जो भी मैं कहना चाह रहा था वो मैं आपको समझा पाया। तो मुझे बहुत ही आनंद आया आज इस आपके साथ इस वार्तालाप, बहुत अच्छा लगा। वार्तालाप तो था ही सर, लेकिन मुझे आनंद आया और मेरे दर्शकों को भी आया होगा। आपके ये जो सुर की कहानी थी आपने समझाई, हमें बताई। और एक आखिरी रिक्वेस्ट होगी, प्रश्न नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है कि रिसेंट में कोई ऐसा एक गाना जो रिसेंट में रिलीज हुआ हो जो आपको बहुत पसंद आया हो और आपको लगा कि ये बखूबी से आप भी गा सकते हैं, आप मेरे दर्शकों को सुनाइए। अब हम सावन के मौसम में हैं तो हम एक गीत आपको सुना रहे हैं। इसको शफकत अमानत अली ने गाया है और मुझे उम्मीद है सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। सावन भी तो जाए बिहरवा, सावन भी तो जाए बिहरवा,
मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मोसे भूले ना, मोरा सैया मोसे भूले ना, मैं लाख जतन कर हारी, मैं लाख जतन कर हारी रही, मोरा सैया मोसे भूले ना, मोरा सैया मोसे भूले ना, तू जो नहीं तो ऐसे पिया, तू जो नहीं तो ऐसे पिया, जैसे सोना गिरना, जैसे सोना गिरना, नैन तिहारी रात निहारी, नैन तिहारी रात निहारी, नैन को तरसाऊंगा, नैन को तरसाऊंगा, मोरा सैया मोसे भूले ना, मोरा सैया मोसे भूले ना, मैं लाख जतन कर हारी, मैं लाख जतन कर हारी रही, मोरा सैया मोसे भूले ना, मोरा सैया मोसे भूले ना। Indeed, a mastermind of Jamshedpur. I think words will be very less to express the beauty of music. जो संगीत की सुंदरता है, जो संगीत की तपस्या है, जो संगीत का एक परंपरा है, नीलांजन मित्रा सर ने एक बहुत ही सुंदर सरगम सुर ताल लय के साथ हमें समझाया है। सर, मैं आपको दिल से नमन करती हूँ और मैं भगवान से दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आपका ये जो स्वर है ये हमारे साथ बाउम्र रहे, हमेशा रहे, हम आपको हमेशा सुनते रहे, और आप भी आशीर्वाद दीजिए उन हर दर्शक को जो संगीत से जुड़ते हैं, जो संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन हर बच्चों के लिए, उन हर प्रैक्टिशनर्स के लिए। सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें आज सिखाई है। संगीत क्या है, उसकी मर्यादा क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम तक पहुंचाएंगे। आप सब देख रहे थे टाउन पोस्ट पॉडकास्ट मास्टर पॉइंट। फिर मिलेंगे एक नए कला के साथ, एक नए कलाकार के साथ, उनकी नई स्टोरीज के साथ। मैं थी ओलिविया विश्वास और आप सुन रहे थे टाउन पोस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप योर माइंड बॉदर्ड। धन्यवाद।